गुड इवनिंग एवरीवन। एम्पावर स्टडी जोन पर आप सबका स्वागत है और मैं फिरोज आलम आज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसे चैप्टर नंबर 9 है आपका ये, और हम लोग आज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर को देखेंगे आज हम लोग? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये चैप्टर को पहले देखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपका 9 चैप्टर है। इससे पहले हम लोग ने क्या देखा है? इससे पहले हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री को, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को देख लिया है ना, और उसमें बहुत सारे हम लोग ने क्वेश्चंस भी देखे। उसमें बेसिक्स, इस चैप्टर को देखने के लिए बहुत सारा बेसिक्स भी कवर किया हम लोग ने। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका कुछ बेसिक्स फिर से हम देखेंगे, है ना। हाइट और डिस्टेंस, यहाँ पर बेसिकली इसको हम दूसरे लैंग्वेज में, इसी चैप्टर को हम क्या कहते हैं? हाइट एंड डिस्टेंसेस भी कहते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम, मतलब आसान भाषा में इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या ज़रूरत है, कुछ कुछ चीज़ें जानने की। उसके बाद से हम लोग डायरेक्टली चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं इसमें कि इसमें हम देखते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या हम लोग को जानने की ज़रूरत है, क्या क्या टॉपिक्स हमको इसमें समझने की ज़रूरत है। पहले चीज़, फर्स्ट चीज़, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन जानना जरूरी है। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? एलिवेशन बस समझना है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको समझ, दूसरा क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको समझना होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है? अगर समझ में आ गया है तो ये चैप्टर, ये दो चीज़ें अगर समझ में आ गई है तो आपको मतलब क्या बोलते हैं कि ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है और आप आराम से इसमें से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज हमको कुछ जानना जरूरी है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? हम लोग का पैरेलल लाइंस है। अच्छा, पैरेलल नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है? एक पैरेलल लाइन। ठीक है, अब ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये ट्रांसवर्सल है। क्लियर है? ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑब्वियसली हम अगर बात करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल, कौन सा एंगल है हम लोग का? इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं? ये अगर सपोज ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो इसको हम कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये आपने बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ऑल्टरनेट हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल कहते हैं। अब हम समझते हैं, देखिए इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ का आपको हम बताएंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप ज्योमेट्री का सर कैसे आप इसमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं, आपको ऐसे ही कंटिन्यू करते चले जाना है। ठीक है, तो अभी हम कमेंट नहीं दे सकते हैं, थोड़ी देर में हम लोग कमेंट को भी देख लेंगे, है ना। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम कमेंट थोड़ी देर में देख लेंगे। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और डिप्रेशन क्या है, इसमें क्या हाइट है और क्या डिस्टेंस है, उसको समझते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या हाइट है और क्या डिस्टेंस है उसको समझते हैं पहले। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन में इसका क्या हाइट है और क्या डिस्टेंस है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, वो आप सपोज ए बी हमारा बिल्डिंग है। क्या है? ए बी हमारा बिल्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ इस बिल्डिंग पर एक आदमी ने क्या किया है कि लैडर लगा दिया है। अब लैडर तो ऐसे सीधे खड़ा नहीं किया जा सकता है ना। मान लीजिए इसके ऊपर चढ़ना है तो सीधा लैडर को ऐसे सीधा खड़ा नहीं रखा जा सकता है। लैडर माने सीढ़ी, लैडर को क्या किया उस बंदे ने? ऐसे यहाँ पर ऐसे लगा दिया, है ना।
ये लैडर हो गया हम लोग का, लैडर का मतलब सीढ़ी हो गया। अब उसने यहाँ पर लगा दिया, बिल्डिंग के टॉप पर लगा दिया और एक सीधा मतलब फ्लोर पर लगा दिया, ये आपका सरफेस हो गया, ये आपका सरफेस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हो गया बिल्डिंग का हाइट हो गया, क्या हो गया, ए बी इक्वल टू बिल्डिंग्स हाइट, हाइट ऑफ बिल्डिंग या बिल्डिंग्स हाइट हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑब्वियसली हम जब बात करेंगे ऐसे केसेस में, है ना, ऐसे केसेस में जब हम बात करेंगे तो ये एक राइट ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट होगा, बिल्डिंग का भी स्ट्रेट होगा तो यहाँ से एक राइट ट्रायंगल बनाएगा। अब ये लैडर का एक सिरा है, ये मान लीजिए ये सी है, ठीक है। लैडर का एक सिरा ये है और एक यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अब लैडर का डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, इसको टॉप ऑफ द बिल्डिंग कहेंगे, है ना, और ये फुट ऑफ द बिल्डिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, ये जो हिस्सा है उसको हम फुट ऑफ द बिल्डिंग कहेंगे। जैसे आप लोग सॉल्व क्वेश्चन जब वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे तब आपको फुट और टावर या टॉप की बात आएगी, है ना। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया फुट ऑफ द बिल्डिंग और ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग हो गया। और ये आपका दूसरा एक फुट ऑफ द लैडर हो गया, जो बिल्डिंग से कितना दूर पर है ये पता करना है। तो ये हुआ डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड लैडर, ठीक है। बस समझने के लिए मैंने ये लिखा है, आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये बात समझते हैं कि जब एक आदमी यहाँ से खड़े होकर के ऊपर की तरफ देखता है, एक आदमी यहाँ से खड़े होकर के ऊपर की तरफ देखता है तो क्या होता है कि एक किस्म से एक एंगल बना देता है। तो इसी एंगल को हम यहाँ पर अगर थीटा लिख देते हैं तो थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। जब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाए, है ना, तो वो एक किस्म का एंगल बनता है, तो हम क्या कहेंगे, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हियर थीटा इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आया कि नहीं आया। नीचे से अगर ऊपर देखा जाए, नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाए, है ना, जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं। अब देखिए फिर से क्या करते हैं, यहाँ पर एक बिल्डिंग है ए और बी, ठीक है। बिल्डिंग का हाइट ए बी है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, एक आदमी यहाँ पर मतलब खड़ा है या फिर बैठा है या चल रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक आदमी है। अब ये जो छत है, यहाँ पर मान लीजिए छत है, छत से किसी एक आदमी यहाँ पर भी बैठा मतलब देख रहा है, ठीक है। और वो देख रहा है कि ये आदमी जो है ना, यहाँ से इस आदमी को देख रहा है, ठीक है। तो अब क्या ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, इसका ये मतलब है कि गड्ढा हो गया, ठीक है। इसका ये मतलब है कि गड्ढा हो रहा है। ऊपर से नीचे की तरफ जब देखा जाएगा तो इसका जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल है, इस एंगल को हम थीटा कहेंगे, है ना। तो ये थीटा, ये जो थीटा है यहाँ पर, ये एंगल ऑफ हम लोग का डिप्रेशन है। क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ जब देखा जाए तो हम लोग का एक एंगल बनता है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, इस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए कभी भी अब मान लीजिए ऐसे सिचुएशन में अगर हमको हाइट वगैरह निकालना है या डिस्टेंस निकालना है, जैसे अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तब हम पता करेंगे कि कैसे इसको कंटिन्यू किया जाए।
तो हम देखते हैं, इधर देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि ये तो आउट ऑफ मतलब ट्रायंगल के बाहर हो गया, तो कैसे हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे? तो अब देखिए ये क्या होगा, ये जो चीज है और ये जो चीज है ना, पैरेलल लाइंस होगा कि नहीं हुआ? ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस, और ये इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। तो इस केस में ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होगा। अभी मैंने बताया आपको कि ये और ये एंगल बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अब हम समझ सकते हैं कि मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जब ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एक एंगल बनता है हमारा सरफेस के साथ, उसको आप क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, है ना, ऊपर से नीचे अगर हम देखते हैं तो वो क्या, एक इमेजिनरी लाइन के साथ एंगल बनेगा और वो एंगल हमारा क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्लियर है इतना? इतना क्लियर हो गया ना? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग ने समझ लिया। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, एक दो क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किया, बढ़िया से समझ लिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सरसाइज डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज को एंटर किया जाए, एक्सरसाइज में डायरेक्ट हम लोग एंटर करें और उसको सॉल्व करें, एक एक करके सॉल्व किया जाए ना, तब तो हमको समझ में आएगा कि हाँ ये सब चीज़ क्या है। ठीक है, ये मतलब एक्सरसाइज मेरे हिसाब से एक्सरसाइज 9.1 है ना, एक्सरसाइज 9.1 के अलावा और कुछ नहीं होगा इसमें। ओके, सबसे पहले एक्सरसाइज हम यहाँ पर चलते हैं, एक्सरसाइज 9.1 की तरफ से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक बुक आपके पास होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है? अब इसमें क्या है, आपको देखिए क्वेश्चन समझना है, समझ करके आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम बना दिया तो आधा सॉल्यूशन आपके हाथों में है ना।
ठीक है। अगर डायग्राम आपने बना लिया तो एकदम सॉल्यूशन क्लियर है, आराम से इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या दिया, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब कर रहा है ना, which is tightly stretched and tied from top of a vertical tower to the ground। जैसे एक वर्टिकल टावर है, एक टावर है वर्टिकल मतलब सीधा ऐसे खड़ा जो रहता है ना, उसको हम कहते हैं वर्टिकल टावर कहते हैं, ठीक है, वर्टिकल टावर कहते हैं। अब बोल रहा है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। ये पोल है ना, अब मान लीजिए पोल को हम ए बी लिख लेते हैं, पोल तो सीधा ही रहेगा। अब यहाँ से ऊपर से यहाँ पर नीचे की तरफ एक रोप को बांध दिया गया है और इस पर क्या कर रहा है, एक आदमी इस पर चढ़ रहा है। अब इसका कितना मीटर दिया हुआ है, ये 20 मीटर है, ठीक है, ठीक है, ये 20 मीटर है। अब हमको क्या बोला गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये हाइट हमको पता करना है, क्लियर है, ये हाइट हमको पता करना है। अब कैसे निकालिएगा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा, ठीक है। If find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। अब बोल रहा है ये जो रोप है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है एंगल। अब देखिए अगर ये एंगल है तो हम लोग का ये क्या है, ये हाइट हो गया, ये सॉरी ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, क्लियर है। और ये जो लंबा होगा वो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। अगर ये एंगल है तो इसके ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और नीचे वाला बेस हो जाएगा। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे हाइट ऑफ द पोल को, ठीक है। थीटा दिया हुआ है, ये h हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है। गिवन लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 20 मीटर्स, ठीक है, थीटा इक्वल टू 30 है ना। अब हम जानते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, क्या जानते हैं कि अब देखिए h दिया हुआ है और p दिया हुआ है, तो हमको क्या मालूम है, सम पीपल है, क्लियर है इतना। ये सब चीजें आपको अभी भी बाद में तक याद रखनी। सम पीपल है, सम यानी साइन थीटा इक्वल टू p बाई h है, तो यहाँ पर p भी है, p की जरूरत है हमें, तो ऑब्वियसली यही नहीं यूज करेंगे, h 20 दे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर साइन 30, थीटा का वैल्यू क्या है 30 है ना, साइन 30 इक्वल टू ए बी बाई पी बाई एच, एच का वैल्यू ए सी है, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, जब टेबल आप देखते होंगे तो 1/2 होगा साइन 30 का वैल्यू, ठीक है। अब ए बी का वैल्यू नहीं मालूम है तो इसको ए बी ही रहने देते हैं या फिर टावर कुछ भी लिख सकते हैं, और ए सी का वैल्यू ऑब्वियसली 20 मीटर्स है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ए बी इक्वल टू 20/2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 10 मीटर्स। कहने का मतलब जो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10 मीटर्स लिख सकते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर इज 10 मीटर्स। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाइट ऑफ द टावर इज 10 मीटर्स, ठीक है, क्लियर है इतना। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, है ना।
ये नेक्स्ट है सर, एक बार और समझा दीजिए क्या क्या बोला। अच्छा देखिए क्या करना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक सर्कस का जो आदमी है वो एक टावर है उस पर रस्सी बांध दिया है। कितने मीटर का रस्सी है, तो रस्सी 20 मीटर का है, रोप जो है 20 मीटर्स का रोप है, ठीक है। अब ये जो रोप है टावर के टॉप पर बांध दिया गया है और नीचे क्या है, ग्राउंड है। तो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सबसे लॉन्गेस्ट जो इस तरह से हम अगर बनाते हैं तो ये मेरा एक डायग्राम बन जाएगा जो कि एक राइट ट्रायंगल की तरह डायग्राम दिख रहा है, क्लियर है। अब जो राइट ट्रायंगल की तरह मेरा डायग्राम दिख रहा है तो ऑब्वियसली जो लंबा पार्ट है वो मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो गया। अब बोला जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट ऑफ द टावर का मतलब AB है ना, AB है। अब AB को कैसे पता करिएगा, कैसे फाइंड कीजिएगा, इसलिए हम अप्लाई करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करेंगे कि हमें कैसे पता करना है साइन का रेशियो, या फिर कोई भी आइडेंटिटी आपका खो गया है उसको ढूंढना है, पता करना है, इवैल्यूएट करना है। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, साइन का, टैन का, कॉस का, ये सब चीज़ें आपको याद रहेगा तब आप आराम से इसको कर पाइएगा। तो यहाँ पर हमको मतलब हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर हमको नहीं मालूम है, मेरा हाइपोटेन्यूज है तो P/H, P और H किस में आता है, साइन में ना आता है, ठीक है। सम पीपल है, नाउ सम पीपल है मतलब साइन थीटा इक्वल टू P/H। अब यहाँ पर साइन थीटा की जगह क्या है, 30 है, 30 डिग्री यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर साइन 30 इक्वल टू P का वैल्यू क्या है, सम पीपल है। नहीं समझ में आ रहा तो इसको लिख लीजिएगा। तो P का वैल्यू क्या है, मेरा P का वैल्यू नहीं मालूम है तो AB को AB लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर AB लिखा है। H का वैल्यू क्या है, H देखिए सबसे लंबा जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। अब हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है, 20 यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये इधर जाएगा ना तो 20/2 हो जाएगा, कैंसिल कीजिए तो 10 आएगा। क्लियर है, अब क्लियर है, श्रेया हो जाएगा, बनेगा। एक और अनाउंसमेंट है, ये जो कुछ दिन के लिए ये जो चैप्टर है हम लोग इसको YouTube पर भी लाइव कर रहे हैं, YouTube पर अभी भी लाइव हो रहा है। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके, है ना। चलिए, यस सर, ओके श्रेया। तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये चीज़ें ना, एक बार क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो एक किस्म का आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बन गया तो आधा से ज़्यादा आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, 2। अच्छा, हम लोग के जो YouTube चैनल है उसका नाम है एम्पावर स्टडी जोन, ठीक है, एम्पावर स्टडी जोन। उस पर अभी ये वाला लेक्चर अभी लाइव जा रहा है ना, तो जिसके लिए ये अभी लाइव जाएगा, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म बोला है। एक ट्री है, क्या है, एक ट्री है और ये स्टॉर्म का मतलब आंधी या तूफान वगैरह होता है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। जैसे बोल रहा है कि एक ट्री है, ये नीचे ये ग्राउंड है यहाँ पर, क्लियर है, ये एक ट्री है, मान लीजिए इसको हम A B लिख देते हैं, ठीक है।
अब ये क्या होता है, कहीं से जो एक बहुत बड़ा तूफान आता है और कहीं से टूट जाता है, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर टूट गया है ना, और ये सी हो गया, ठीक है, टूट गया। अब ये पूरा टूटा हुआ हिस्सा है इस तरफ आ जाता है, ग्राउंड के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, ग्राउंड के साथ जुड़ जाता है। मतलब अभी इमेजिन कीजिए कि ये पर सा बड़ा है ऐसे, ठीक है, अब ये जो टूट करके ऐसे गिर जाता है यहाँ पर, तो ये दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, डी हो गया। ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आया। एक ट्री रहता है, हवा आती है, तूफान आता है, स्टॉर्म की वजह से वो कहीं से टूट जाता है, मैंने मान लिया कि यहाँ से टूटा है, टूट करके ये ग्राउंड पर सड़ जाएगा। ऑब्वियसली कोई चीज टूटेगा ऐसे तो वो तो गिर जाएगा ना ऐसे, तो वही चीज ये टूट करके ऐसे यहाँ पर ग्राउंड के साथ गिर जा रहा है। अब गिरने के बाद से क्या बोल रहा है, इट टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30, मेकिंग एंगल 30, तो ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द ट्री, अब देखिए ये ट्री है, ये टॉप ऑफ द ट्री है, और फुट ऑफ द ट्री का क्या होगा, बी, जो पॉइंट है बी हम लोग का फुट ऑफ द ट्री है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, ठीक है। अब ये जो टॉप है गिर करके यहाँ टच कर रहा है, तो फुट ऑफ द ट्री का, फुट ऑफ द ट्री और इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 8 मीटर्स दिया हुआ है, 8 मीटर्स दिया हुआ है। अब हमको क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बोला है। कैसे निकालिएगा, हमको ये पूरा हाइट निकालना है। तो एक बात समझ लीजिए, पहले चीज ये चीज आप निकाल पाइएगा, क्योंकि ये दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो ये चीज आप निकाल पाइएगा, लेकिन ये पूरा हाइट ऑफ द ट्री नहीं ना है, पूरा हाइट क्या है, हाइट ऑफ द ट्री तो ये है, ये क्या है, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्री क्या है, AC है, सॉरी AB है। अब AB को हम कैसे निकालेंगे, AC प्लस BC तो निकाल लीजिएगा, लेकिन AC निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या है कि यही हिस्सा टूट करके इधर गया है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AC की जगह क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं, तो BC, ठीक है। तो AB को अगर निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, तो सबसे पहले हम BC निकालेंगे, उसके बाद से CD निकालेंगे, आराम से ऐड करेंगे, हम लोग का हाइट ऑफ द ट्री हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, फ्रॉम द फिगर, ठीक है। ये फिगर देख करके हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, इन ट्रायंगल BCD। अब BCD हुआ, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ये अगर हम लोग का एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये नीचे बेस हो गया, बड़ा वाला तो हाइपोटेन्यूस है, क्लियर है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है ना। ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस। तो हम यहाँ पर देखिए बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो P और B किस में होगा, टर्न्स पर्पल P/H, सर P/B, सम पीपल है कर्ली ब्राउन है, टर्न्स पर्पल ब्लैक, ठीक है। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू नहीं मालूम है, तो P का वैल्यू BC लिख लीजिए, ठीक है, और B का वैल्यू 8 है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, BC = ये उस तरफ चला जाएगा तो 8/√3 हो जाएगा। अभी इस तरह ही रहने दिया जाए, इसको बाद में सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये हाँ, ये यहाँ पर हो गया BC, इसमें से AB 3 को निकालना है, तो BC मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, CD निकालूंगा, क्यों, क्योंकि AC = CD, ये जो पार्ट है यही टूट करके यहाँ पर गया था ना, तो AC और मेरा CD इक्वल है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैंने AC की जगह CD लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, CD को कैलकुलेट करूँगा, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, ताकि मैं इसको मिटाना नहीं चाहता हूँ, इसको दिखाना जरूरी है, इसलिए मिटाना नहीं चाहता हूँ मैं।
जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए और आप लोग यस कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। नोट डाउन कीजिए जल्दी से। ओके फाइन, लेट्स कंटिन्यू। फिर से क्या होगा, फिर से वही फ्रॉम द फिगर वही ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमको, BCD ही लेना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, मुझे ये मिल गया है ना, ये पता करना है। तो B/H किसमें है ना, B/H कर्ली ब्राउन है, B/H क्लियर है, कर्ली ब्राउन है B/H, ठीक है। ये B है और ये H है, हाइपोटेन्यूज है। तो कर्ली ब्राउन है आपको किसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर cos थीटा cos 30 दिया हुआ है, यानी इसको √3/2 लिखेंगे। होगा कि नहीं होगा, √3/2 है, cos 30 = √3/2 है। B का वैल्यू 8 मीटर्स एंड H नहीं मालूम है, दैट इज CD लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इस तरफ इसको इस तरफ, है ना। CD × √3 = 2 × ये 16, ठीक है। CD का वैल्यू ही पता करना है, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ पर आते हैं, तो हाइट ऑफ द ट्री AB = CD + BC दिया हुआ है ना। हाइट ऑफ द ट्री ये लिखिएगा, मैंने लिखा नहीं है जगह के हिसाब से। हाइट ऑफ द ट्री AB = CD + BC लिखिएगा। तो CD का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 16√3। अभी ये कैलकुलेट किया हुआ है। CD = देखिए यहाँ पर CD = क्या दिया हुआ है, 16√3, ठीक है। और आपको BC का वैल्यू कितना मिला था, 8/√3, यही मिला है ना, 8/√3 मिला होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो √3 क्या वैल्यू कॉमन हो गया, अब 16 + 8 16 + 8 कितना होगा, 24, ठीक। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रेशनलाइज कर देता हूँ। 24√3 / 3 दैट इज 3 × 3 8, यानी AB का वैल्यू कितना है, 8√3, ठीक, मीटर्स, ठीक है। देयरफॉर आप लिख लीजिए, लिखने का भी काम करते रहना चाहिए। हाइट ऑफ द ट्री = AB that is equal to 8√3 meters. Now this is what we were looking for, and this is how we are going to deal with. Okay, fine. Now this was our introductory class for application of ओके। ये इंट्रोडक्टरी क्लास था हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, है ना, जिसका नेक्स्ट, जिसका सिंपल भाषा में इसको हम कहेंगे हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है ना।
अब हम क्या करेंगे, कल का लेक्चर में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। आई होप इतना आपको थोड़ा जानकारी हो गया होगा कि ये चीज आपको कैसे करना है, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन इसका, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन स्कोप बहुत है। रिसर्च में जाइएगा, रिसर्च करने तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके आपको बहुत सारा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे घर जब बनता है, जैसे झोपड़ी वगैरह का घर बनता है, या फिर कहीं आपको झोपड़ी, पहले तो झोपड़ी हुआ करता था, उसको छोड़िए, अभी के टाइम में भी बहुत सारे रूफ टॉप्स वगैरह बनाए जाते हैं, है ना। तो रूफ टॉप्स बनाने के लिए जो ऐसे बनता था, है ना, वो एक ट्रायंगुलर शेप में रहता था, तो उसको भी डिफाइन, कौन से एंगल पर रहेगा वो चीज़ डिफाइन करना रहता है। तो इस तरह से इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसको ऐसे ही किया जाता है ना। और हमको क्या लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है, एंगल्स एंड, तो इसीलिए इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए, क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th में भी आपको इसकी बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करना रहेगा, है ना। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप ये क्लास आप लोग ने एंजॉय किया होगा, है ना। मैंने तो थोड़ा सा एंजॉय किया है ना। और क्या है कि बढ़िया से क्या बोलते हैं कि पढ़ाई कीजिए, है ना। एम्पावर स्टडी जोन के साथ जुड़े रहिए, है ना। बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि अभी भी क्या जो दिक्कतें हैं वो मतलब वायरस से रिलेटेड, ये अभी भी माहौल उतना अच्छा नहीं है। आप लोग घर पर रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई कीजिए, है ना। और हमारे इस YouTube चैनल को भी थोड़ा सा शेयर कीजिए, है ना। और मतलब जितना हो सके मतलब अपने फ्रेंड्स को तक पहुंचाइए इसको, है ना। तो और हमारे ऐप पर भी पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थोड़ी देर में आपका फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर स्टार्ट होगा, मैं खुद आने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है।